हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे BBMKU में जिनका भी मेजर पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है मेजर पेपर में। तो आज उसका सेमेस्टर 2 का पूरा सिलेबस और उस सिलेबस से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम बात करते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोगों को टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट? यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं। और इन सातों यूनिट से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक प्रश्न क्या है और राजनीतिक प्रश्नों की प्रकृति एवं महत्व का व्याख्या करना है। तो देखिए राजनीतिक प्रश्न क्या होता है समझते हैं। तो वे प्रश्न जो राज्य, सत्ता, अधिकार, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, युद्ध और शांति, कानून, नीति इत्यादि से संबंधित होता है और जिसका सीधा संबंध समाज के सामूहिक जीवन और मानव कल्याण से होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीतिक प्रश्न बोलते हैं। मतलब ऐसा प्रश्न जो राज्य से रिलेटेड हो, सत्ता से हो, अधिकार से हो, मानव कल्याण से हो, तो वैसे प्रश्न को हम लोग क्या कहेंगे? राजनीतिक प्रश्न कहेंगे। ठीक है। अगला देखिए राजनीतिक प्रश्नों की प्रकृति। ठीक, राजनीतिक प्रश्नों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो क्या इसका जो प्रश्न होना चाहिए वो सार्वभौमिकता होना चाहिए, यानी राजनीतिक प्रश्न हर समाज और हर युग में उपस्थित रहते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में उपस्थित रहता है। ठीक, उसके बाद जो विवादास्पदता है, इस प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर या दृष्टिकोण होते हैं, इसीलिए इनमें मतभेद संभव है। ठीक, एक ही क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर हो सकता है अलग अलग नज़रिए से, इसीलिए इसमें मतभेद भी होते रहता है। फिर मूल्य परकता का बात करेंगे तो ये प्रश्न केवल तथ्यों तक सीमित नहीं होता। ठीक, इसमें हमारे मूल्य, आदर्श और नैतिक मान्यताएं भी जुड़ी होती है। परिवर्तनशीलता का बात करेंगे तो समय और स्थान के और परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक प्रश्न का स्वरूप भी क्या होता है? बदलते रहता है। समय के अनुसार, ठीक है, स्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार जो राजनीतिक प्रश्न है वो प्रश्न भी क्या होता है? बदलते रहता है। व्यवहारिकता का बात करेंगे तो इन प्रश्नों का सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ता है और नीतियों और निर्णयों से भी होता है। आखिर राजनीतिक प्रश्नों का महत्व हमारे जीवन में क्या है? इसका बहुत सारा महत्व है हमारे जीवन में। देखते हैं ये क्या करता है। समाज और राज्य की दिशा को तय करने में सहायता करता है कि समाज का दिशा क्या होगा। ठीक है, राज्य का दिशा तय करने में सहायता करता है। नीतियों और निर्णयों का आधार लेता है। ठीक, जो भी नियम कानून आप बनाते हैं, ठीक, उसका आधार माना जाता है इसको। ठीक, नागरिक चेतना का विकास करता है। ठीक, ये क्या करता है? नागरिक को जागरूक बनाता है और उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति उसको सचेत करता है। न्यायपूर्ण और बेहतर समाज का स्थापना करता है। लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूत बनाता है। ठीक, जो राजनीतिक प्रश्न है। निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि राजनीतिक प्रश्न मानव जीवन और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हमें सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है तथा एक न्यायपूर्ण और बेहतर समाज के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो यदि आप इससे पहले BBMKU में से किसी फ्रेंड का अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ऑनर्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले हम। आज दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो सारा वीडियो धीरे धीरे हम कंप्लीट करा देंगे। जितना भी पेपर है सारा पेपर को कंप्लीट कराएंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझाइए और व्याख्यात्मक, मानकात्मक और एवं अनुभवजन्य दृष्टिकोणों का विवेचना करना है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो होता है राजनीतिक का दार्शनिक एवं बौद्धिक अध्ययन है जो राज्य, सत्ता, ठीक है, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि मूल्यों और संस्थाओं को समझने का क्या करती है? प्रयास कराती है। इस प्रकृति को तीन दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। व्याख्यात्मक, मानकात्मक और अनुभवजन्य, इन तीनों दृष्टिकोणों से इसको समझ सकते हैं। तो पहला नंबर हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि व्याख्यात्मक दृष्टिकोण क्या होता है इसका, राजनीतिक सिद्धांत का। तो अगर इसका बात करेंगे तो यह दृष्टिकोण राजनीति की घटनाओं, प्रक्रियाओं और संस्थाओं को जैसा है वैसा ही समझने का प्रयास कराता है। इस उद्देश्य का व्याख्या करना है, न कि मूल्य निर्णय देना है इसमें। इसके अलावा यह तथ्य, कारण और परिणाम का विश्लेषण भी करता है।
जैसे चुनाव क्यों होते हैं, लोग मतदान क्यों करते हैं, किसी नीति का क्या प्रभाव पड़ता है, या इसके अलावा यह समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र इत्यादि सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों पर क्या होता है, आधारित होता है, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग मानकतात्मक। तो ये जो दृष्टिकोण होता है, इस दृष्टिकोण में राजनीति में यह निर्धारित करता है कि क्या होना चाहिए, आदर्श मूल्य और नैतिक मानदंडों पर आधारित होता है। इसका संबंध न्याय, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि जैसे मूल्यों से जुड़ा होता है। एक न्यायपूर्ण राज्य कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसका उदाहरण है। अच्छा कानून कैसे बने, आदर्श समाज का परिकल्पना कैसे करें, ये सब मानकतात्मक दृष्टिकोण है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण का बात करेंगे तो इस दृष्टिकोण में अनुभव, अवलोकन और सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करके प्रयोगात्मक तरीकों पर आधारित होता है। यह वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार का अध्ययन कराता है। ठीक, इसमें आंकड़ा को देखा जाता है, सर्वे किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, तब इसमें सुधार किया जाता है। जैसे जनमत सर्वेक्षण, मतदान प्रतिशत, अपराध दर, नीति, ये सब किसमें आता है, आपका अनुभवजन्य दृष्टिकोण में देखने को मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष और सारांश देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि राजनीति को समझने में उदारवादी परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का योगदान और विवेचना कीजिए। तो पहले उदारवादी परंपरा के बारे में जानते हैं। उदारवादी परंपरा राजनीति को समझने की एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों, विवेक एवं तर्क पर आधारित होता है। यह परंपरा मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, उदारवादी परंपरा, और समाज तथा राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है तथा उसके सर्वांगीण विकास को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। उदारवादी परंपरा का अगर हम लोग बात करेंगे विशेषता का, तो ये जो इसका विशेषता है, ये व्यक्तिक केंद्रिक दृष्टिकोण से होता है। ये स्वतंत्रता पर बल देता है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म। ठीक है, इसके अलावा संघ बनाने और जीवन शैली चुनने में स्वतंत्रता का क्या होता है, इस पर विशेष बल होता है। अधिकारों को मान्यता देता है, ये अधिकारों को, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, समानता, अभिव्यक्ति, मौलिक अधिकारों की उदारवादी परंपरा में इसको आधार बनाया गया है। इसके अलावा कानून पर शासन, कानून का शासन, उदारवादी विचारक जो भी थे उनका मानना था कि कानून के शासन पर बल देते हैं, राज्य भी कानून के अधीन होता है और मनमानी नहीं कर सकता है। सीमित राज्य की अवधारणा, ठीक, उदारवादी परंपरा सीमित सरकार की पक्षधर है। राज्य का कार्य केवल शांति, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना है, न कि लोगों के निजी जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करना होता है। ये उदारवादी लोगों का मानना है। उदारवादी परंपरा का योगदान क्या क्या रहा है, तो योगदान का बात अगर करेंगे तो आधुनिक लोकतंत्र की नींव का योगदान रहा है, मानव अधिकारों का स्थापना किया है, सहिष्णुता और बहुलवाद को बढ़ावा दिया है, व्यक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, संवैधानिक शासन का विकास पे इन्होंने बल दिया है, उदारवादी परंपरा। निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, उदारवादी के बाद हम लोग आज फिर पढ़ेंगे मार्क्सवादी के बारे में। मार्क्सवादी परंपरा राजनीति को किस प्रकार समझती है, वर्ग, राज्य एवं आर्थिक संबंधों के संदर्भ में इसको समझाना है। तो मार्क्सवादी क्या होता है? मार्क्सवादी परंपरा के अनुसार राजनीति कोई तटस्थ या स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है। ठीक, स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है राजनीति, बल्कि यह वर्ग, संघर्ष और संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि राज्य, कानून और राजनीति मूलतः शासक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। अतः राजनीति को समझने के लिए वर्ग, राज्य और आर्थिक संबंधों का विश्लेषण क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मुख्य बिंदु का बात करेंगे इसमें मार्क्सवादी में, तो वर्ग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो वर्ग क्या होता है, समाज वर्गों में विभाजित है, शासक वर्ग और शोषित वर्ग। दूसरा, मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। राजनीति शासक वर्ग के हितों की रक्षा करती है, न कि पूरे समाज के हित में काम करती है। इसके अलावा राज्य किसको कहा गया कि राज्य तटस्थ संस्था नहीं है, बल्कि यह शासक वर्ग का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। राज्य कानून, दमन और वैधता के माध्यम से शोषित वर्ग का क्या करती है, नियंत्रण बनाए रखती है। ठीक है, राज्य का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक असमानता को बनाए रखने का होता है। ठीक है, अगला देखेंगे आर्थिक संबंध का अगर बात करेंगे तो आर्थिक संबंध जो है, आर्थिक संरचना का उत्पादन साधन और उत्पादन संबंध समाज की आधारभूत संरचना होती है। राजनीति और राज्य इसी आर्थिक संरचना से क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण ही
शक्ति और प्रभुत्व तय करता है। देखिए, अगर किसी को भी ये PDF चाहिए मेरा, ठीक है, तो ये PDF, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8847857017, इस पर मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। निष्कर्ष एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, नारीवादी एवं उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। नारीवादी क्या होता है और उत्तर आधुनिकतावादी क्या है, इसको समझेंगे। नारीवादी और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रदान करता है। यह भी राजनीति को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये दोनों दृष्टिकोण पारंपरिक विचारधाराओं को चुनौती देती है, जो पहले से विचारधारा चलते आ रही है परंपरा के अनुसार, उसको चुनौती देती है, तथा सत्ता, ज्ञान, पहचान और समाज की संरचना के नए तरीके से समझने का प्रयास करती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। पहला विशेषता जो है नारीवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता, तो ये पहला जो विशेषता है इसका लिंग समानता पर बल देती है। पितृसत्तात्मक का क्या करती है, आलोचना करती है। महिलाओं के अनुभवों पर क्या करती है, जोर देती है। विविधता और बहुलता की स्वीकृति को प्रदान करता है। इसके अलावा व्यक्तिगत राजनीति पर बल देता है और सशक्तिकरण और परिवर्तन के लक्ष्य को भी बढ़ावा देती है नारीवाद। इसके बाद उत्तर आधुनिकवाद का दृष्टिकोण का विशेषता देखेंगे, तो इसमें जो है महावृत्तांतों यानी कि जो बड़े सार्वभौमिक सत्य है, विचारधाराएं हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण वृत्तांतों पर संदेह करता है। ज्ञान की सापेक्षता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा विखंडन की प्रकृति को बढ़ावा देता है। पहचान की बहुलता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शक्ति और भाषा का विश्लेषण करता है। केंद्र विमुक्ता करता है। परंपरा और आधुनिकता की आलोचना भी करता है। अगला देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, मैक्स वेबर के शक्ति संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करना है। मैक्स वेबर का तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे एक मैक्स वेबर, ने शक्ति और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित किया कि वेबर के अनुसार शक्ति वह क्षमता होता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यवहार पर अपनी इच्छा के अनुसार प्रभाव डाल सकता है। भले ही सामने वाला व्यक्ति सहमत हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसका इच्छा है तो वह प्रभाव उस पर क्या कर सकता है, डाल सकता है। शक्ति का अगर परिभाषा का बात करेंगे मैक्स वेबर के अनुसार से, तो शक्ति वह संभावना है जिससे कोई व्यक्ति या समूह प्रतिरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा को दूसरे पर, ठीक है, थोपने में क्या होता है, सफल हो जाता है, ठीक है, उसको छीन लेता है। शक्ति का प्रकार का बात करेंगे तो पहला जो प्रकार है उसको पारंपरिक शक्ति बोलते हैं, करिश्माई शक्ति बोलते हैं, वैध कानूनी शक्ति बोलते हैं। तीसरा अगर वैधता का बात करेंगे तो वेबर के अनुसार किसी भी शक्ति को स्थायी रूप से प्रभावी बनाने के लिए उसकी वैधता आवश्यक है। अगर लाइसेंस नहीं है उसके प्रति, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा वैध। ठीक, लोग तभी किसी सत्ता को मानते हैं जब वे उसे वैध और उचित समझते हैं, नहीं तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वेबर के शक्ति सिद्धांत का महत्व क्या है, तो इसका जो महत्व है, वेबर ने शक्ति को केवल बल प्रयोग तक सीमित नहीं किया बल्कि उसे सामाजिक संबंधों से भी जोड़ दिया। उनके 3 प्रकार की शक्ति आधुनिक राजनीतिक और प्रशासन को समझने में भी सहायता करती है। यह सिद्धांत राज्य, नौकरशाही और नेतृत्व की भूमिका को समझने में उपयोगी है। इसके अलावा 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट डाहल ने शक्ति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। रॉबर्ट डाहल के शक्ति सिद्धांत क्या है, इसको समझते हैं। तो इसका परिचय का बात करेंगे तो रॉबर्ट डाहल एक प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इसके अलावा इन्हें शक्ति के विश्लेषण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 1915 में हुआ और मृत्यु 2014 में हुई। डाहल का प्रमुख कार्य राजनीतिक सिद्धांत, लोकतंत्र और शक्ति संरचना के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका था क्या, जीवन का परिचय। जीवन परिचय के बाद हम लोग क्या जानेंगे, डाहल के शक्ति का विचार। इसके शक्ति का विचार क्या है, तो इन्होंने शक्ति को एक सामाजिक संबंध के रूप में समझा, न कि केवल किसी व्यक्ति या संस्था की विशेष क्षमता के रूप में। ठीक, मैक्स वेबर का अपना सिद्धांत था शक्ति को लेकर के और इसका अपना सिद्धांत था शक्ति को लेकर के। इन्होंने शक्ति का परिभाषा क्या दिया कि शक्ति वह क्षमता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति, समूह या संस्था दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित या नियंत्रित कर सकता है। सही बात है, अगर मेरे पास शक्ति है तो किसी भी को भी क्या करेंगे, अपने अनुसार से उसको ढाल सकते हैं,
उसको अपने अनुसार से चला सकते हैं। डाहल की शक्ति संबंधी प्रमुख अवधारणाएं, तो इसका जो प्रमुख अवधारणा था वो क्या था, तो शक्ति एक संबंध है, पहला बताया अवधारणा ये। शक्ति का बहुआयामी स्वरूप भी होता है, ठीक, एक आयाम नहीं होता इसका, बहुत सारा आयाम होता है। शक्ति का वितरण भी इन्होंने बताया, ठीक, अलग अलग स्तरों पर यह विभाजित हो जाती है, ठीक, कहाँ ज़्यादा होगा शक्ति, कहाँ कम होगा। इसके अलावा शक्ति और लोकतंत्र को भी बढ़ावा दिया इसने। डाहल के विचार का विशेषता क्या है, विशेषता को देखेंगे तो विशेषता ये है कि शक्ति और सामाजिक संबंध के रूप में देखने की दृष्टिकोण, शक्ति को बहुआयामी और जटिल रूप पर जोर दिया। शक्ति के वितरण और असमानता को क्या किया, अस्वीकार किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति के संतुलन और विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। तो अगला देखते हैं, मिशेल फूको के शक्ति संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। आप इधर उधर का क्वेश्चन मत पढ़िए, जहाँ तक देखते हैं कि हवाबाजी करता है कि यही क्वेश्चन आएगा, छप गया पेपर, ऐसे वैसे थंबनेल लगा देता है और क्वेश्चन एग्जाम में एक भी नहीं आता है। हम जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सारा ऑथेंटिक होता है और साथ जितना भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। आप एक बार मैच करके देख लीजिएगा, बिलीव नहीं हो रहा है तो, ठीक है, उसके बाद ही हम पे भरोसा कीजिएगा। आप एक बार पढ़ के एक बार भरोसा करके देख लीजिए, ठीक है। मिशेल फूको ने शक्ति संबंधी सिद्धांत का व्याख्या किया। तो मिशेल फूको एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक एवं विचारक भी थे। फूको के अनुसार शक्ति केवल राज्य या किसी एक के हाथ में केंद्रित नहीं होता, बल्कि यह समाज के हर स्तर पर फैली हुई होती है। देखो शक्ति के बारे में तीनों की अवधारणाएं अलग अलग थी, ठीक। फूको ने शक्ति को ज्ञान और विमर्श के माध्यम से काम करने वाली प्रक्रियाओं को कहा। उनके अनुसार शक्ति जो है अनुशासनात्मक रूप से कार्य करती है, जो लोगों के विचारों, व्यवहार और पहचान को क्या करती है, नियंत्रित करती है। इसके अलावा फूको के शक्ति संबंधी विचारक क्या हैं, ये शक्ति सर्वव्यापी होता है, मतलब सभी संस्थान जैसे परिवार, विद्यालय, जेल, मीडिया इत्यादि में उपस्थित होता है। शक्ति और ज्ञान का संबंध, ज्ञान केवल सत्य को ही नहीं बल्कि शक्ति के संबंधों को भी स्थापित कराता है। अनुशासन और नियंत्रण में भी काम करती है शक्ति। विमर्श की भूमिका निभाने में भी, संचालन, भाषा और संस्थागत विमर्शों के माध्यम में भी होता है शक्ति। वेबर, डाहल और फूको की शक्ति संबंधी विचारों का तुलना करना। तीनों का जो तुलना है तीनों को लिख दीजिएगा, तीनों आप पढ़ चुके हैं, तीनों को लिख दीजिएगा, ठीक है। न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, न्याय के प्रमुख आधार एवं महत्व का विवेचना करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग न्याय का अवधारणा का। तो न्याय एक मूलभूत सामाजिक और नैतिक मूल्य है जो व्यक्ति और समाज के बीच क्या करता है, समानता और निष्पक्षता और अधिकारों को संतुलित करने में सुनिश्चित करती है। कौन करता है, तो न्याय करता है। इसके अलावा यह वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार और कर्तव्य और अवसर की योग्यता, स्थिति और नियमों के अनुसार क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग न्याय समाज में सद्भाव, समानता और शांति को क्या करती है, बनाए रखने में मदद करती है। आगे देखते हैं कि न्याय के प्रमुख आधार क्या हैं। इसका जो प्रमुख आधार होता है वो होता है समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा, विधि का शासन। ये सब किसका आधार होता है, न्याय का ही प्रमुख आधार माना जाता है। न्याय का महत्व का बात करेंगे तो महत्व जो होता है इसका, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, सामाजिक समानता और सद्भाव को बढ़ावा देती है, कानून के शासन को क्या करता है, ये मजबूत करता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, भेदभाव और अन्याय को कम करता है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में भी मदद करता है। तो ये था न्याय का महत्व। न्याय की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी है। विशेषताएं क्या क्या है देखिए यहाँ पर, सार्वभौमिकता इसकी प्रमुख विशेषता है, निष्पक्षता इसकी प्रमुख विशेषता है। इसी तरह समानता, तर्कसंगतता और सामाजिक कल्याण में भी न्याय जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। न्याय से संबंधित प्रमुख विचारक, अलग अलग विचारक ने न्याय के प्रति क्या किया, अपना अपना विचार अलग प्रकट किया। जैसे प्लेटो ने बोला न्याय को आदर्श राज्य की आधारशिला मानता है ये। अरस्तु बोला न्याय को समानता के अनुसार समान व्यवहार कहते हैं, ठीक है। और जॉन रॉल्स ने क्या कहा, न्याय को निष्पक्षता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर क्या करने लगा, आधारित मानते हैं ये,
ठीक है। तो अलग अलग विचारधाराओं का के जो व्यक्ति हैं उनका न्याय के प्रति विचार भी क्या है अपना अलग अलग है। निष्कर्ष एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत की जो वितरणात्मक है न्याय का सिद्धांत उसका व्याख्या करना है। जॉन रॉल्स की अगर बात करेंगे तो जॉन रॉल्स एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रमुख विचारक हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय को सामाजिक संस्थाओं का मूल आधार माना गया है। रॉल्स ने अपने सिद्धांत को न्याय के रूप से निष्पक्ष कहा गया है। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि न्याय के रूप में निष्पक्षता कहा गया है। मूल स्थिति का बात करेंगे इसका तो जॉन रॉल्स कल्पना करते हैं कि समाज के सभी व्यक्ति एक ऐसी काल्पनिक स्थिति में हैं जहां वे समाज के मूल नियम तय करते हैं और इस स्थिति में सभी व्यक्ति क्या हैं एक समान हैं। इसके अलावा अगर अज्ञान अवधारणा का बात करेंगे तो अज्ञान अवधारणा मूल स्थिति में व्यक्ति को यह जानकारी नहीं होती है कि वास्तविक समाज में उसकी जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, प्रतिभा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होगी। इससे वे अपने निजी हितों के अनुसार नियम बनाने में सक्षम नहीं होंगे। न्याय के दो सिद्धांत हैं, समान मूलभूत स्वतंत्रताओं का सिद्धांत एवं सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं का सिद्धांत। इसके अलावा प्राथमिक वस्तुओं का बात भी किया गया है। रॉल्स के अनुसार अधिकतर अधिकार, स्वतंत्रताएं, अवसर, आय, संपत्ति तथा आत्मसम्मान जैसे साधन व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों को क्या करती है प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा वितरणात्मक न्याय भी इसमें लिखा गया है। आय का अंतर सिद्धांत भी लिखा गया है, इसका मुख्य बात में भी लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा एक बार। स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों एवं महत्व का विवेचना करना है। देखिए स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, स्वतंत्रता राजनीतिक दर्शन की एक मूलभूत अवधारणा है जिसका अर्थ है व्यक्ति को अपने विचारों, इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार कार्य करने का उचित अवसर प्राप्त हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुसार उसको काम करने मिल जाए, ठीक है, उसके अनुसार अपने वो जी सके। स्वतंत्रता का अर्थपूर्ण स्वेच्छाचारिता नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं तक उचित है जहाँ वह दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करे। इसके अलावा स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन के लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। स्वतंत्रता के प्रमुख आयाम भी देखने को मिलता है। पहला आयाम क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता भी देखने को मिलती है। सकारात्मक, यहाँ सकारात्मक कर दीजिएगा, सकारात्मक स्वतंत्रता देखने को मिलती है, राजनीतिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है, नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, इसके बहुत सारे आयाम हैं। ठीक, अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग स्वतंत्रता का बात करता है। स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। अगर स्वतंत्रता नहीं होगा तो हम लोग आज अपने मर्जी से बोल नहीं सकते थे, अपने मर्जी से कहीं जा नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे, ठीक है, अपने मर्जी से खा नहीं सकते थे। तो ये भी एक स्वतंत्रता का ही क्या है उदाहरण है। व्यक्ति का विकास करने में सहायता करता है, मानव गरिमा, आत्मसम्मान का रक्षा करता है। लोकतंत्र राजनीतिक भागीदारी को क्या करती है, बढ़ावा देती है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सामाजिक और बौद्धिक प्रगति करती है। ठीक, तो ये सारा क्या है स्वतंत्रता का महत्व है। स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण क्या है समझिए। तो स्वतंत्रता का अर्थ कानून और सामाजिक नियमों से पूर्ण मुक्ति नहीं है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों से भी क्या होती है, जुड़ी होती है। इसके अलावा इसीलिए कानून द्वारा कुछ उचित सीमाएं लगाई जा सकती है। जॉन स्टार्ट मिल के हानि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक मुख्यतः तभी उचित है जब उसके कार्य से दूसरों को क्या पहुँचे, हानि पहुँचे। अब अगर मान लीजिए आपको स्वतंत्रता तो मिल गया, लेकिन आप अगर अपनी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को हानि पहुँचाते हैं तब उस पर रोक लगाना क्या है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा निष्कर्ष लिखा गया है, निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, जिस कारण से हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इसका PDF आप ले लीजिएगा और आसानी से पढ़ के, इसको बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। वही स्वतंत्रता जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, स्वतंत्रता क्या होता है, ठीक है, समानता क्या होता है, न्याय क्या होता है, बेसिक चीज़ें आप ये सब पढ़ते आ चुके हैं पहले से ही, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से संबंधित समकालीन बहसों की विवेचना कीजिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण
सामाजिक नियंत्रण के संबंध को समझाइए। ठीक, इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद आता है समानता। स्वतंत्रता के बाद आता है क्या? समानता। समानता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में इसके महत्व का विवेचना कीजिए। देखिए, जितना भी BBMKU में बच्चे हैं सेमेस्टर 2 में, उनका एडमिशन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एडमिशन के टाइम आप जो जो पेपर सेलेक्ट किए हैं, अगर वो पेपर का आपको किसी का भी वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर इस पेपर का वीडियो बनाइए। ठीक है, तो उस पेपर का वीडियो और नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत का व्याख्या करना है तथा लोकतंत्र से संबंधित समकालीन बहसों का क्या करना है, विवेचना करना है। इसके अलावा 15 नंबर जो प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा क्या है, नागरिकता के प्रमुख सिद्धांतों एवं नागरिकता के अधिकारों का विवेचना आपको करना है। ठीक है, तो ये टोटल थे 15 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक,